हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है उससे हमारे ब्लड वेसल्स में या ब्लड में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ब्लड वेसल से टिश्यूज़ के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन भी स्टडी कर ली थी हमने। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीडियो लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है या फिर हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो जोन में डिवाइडेड है। उन दो जोन के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, नोज से हम एयर जो है इनहेल करते हैं, ठीक, वहाँ से जो है रेस्पिरेटरी सरफेस हमारा स्टार्ट होता है, ठीक। तो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका कंडक्टिंग जोन और दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके। एक है आपका रेस्पिरेटरी जोन, दूसरा है आपका कंडक्टिंग जोन। एक हो गया रेस्पिरेटरी जोन और एक हो गया कंडक्टिंग जोन, ठीक है। कंडक्टिंग जोन जो है उसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन के पहले वाला जो काम है वो कंडक्टिंग जोन का होता है। दैट मीन्स कि जो एयर अंदर आ रहा है उसको कंडीशन करना, मतलब उसको बॉडी के अकॉर्डिंग बनाना। जो एयर बाहर से आ रहा है वो ठंडा हो सकता है, ज़्यादा गर्म हो सकता है, बट उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाना, इसको कहते हैं हम कंडक्शन करना, ठीक है। सो एयर को पहली चीज़ तो गर्म करना या ठंडा करना या मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना, उसको फिल्टर करना, ठीक है, एयर को फिल्टर करना, साथ ही साथ उसमें उसको ह्यूमिडिफाई करना, मतलब ह्यूमिडिटी ऐड करना, उसके बाद उसको मॉइस्चर प्रदान करना। ये सारा काम जो है वो कंडक्टिंग जोन में होता है, ठीक। तो कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, इट कंडीशन द इनकमिंग एयर। कंडक्टिंग जोन क्या है, इट कंडीशनड द इनकमिंग एयर। जो एयर आ रही है उसको कंडीशन करने का काम जो है वो रेस्पिरेटरी जोन करता है, कंडीशंस द इनकमिंग एयर। और ये कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, उसको वार्म करना, एयर को वार्म करना, ठीक है। वार्म करने के साथ साथ एयर को फिल्टर करना, फिल्टर करने के साथ साथ एयर को मॉइस्चर प्रदान करना, मतलब साथ में मॉइस्चर देना, उसको ह्यूमिडिफाई करना। ये सारे काम जो हैं कंडक्टिंग जोन के अंदर होते हैं, ठीक। रेस्पिरेटरी जोन की बात करें तो यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी जोन में इट अलाउज द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। हमारे नाक के अंदर हवा जाते ही गैस का एक्सचेंज स्टार्ट नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होता कि हमारे नाक के अंदर हवा गई और वहीं से जो सरफेस है या जो मेम्ब्रेन है उससे डिफ्यूज़न हो गया, नहीं। हवा को रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वियोलाई तक जाना ही पड़ेगा। एल्वियोलाई तक जाएंगे तब जाके वहाँ पे जो गैस का एक्सचेंज है वो होगा, ठीक है। सो गैस का एक्सचेंज जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से स्टार्ट हो जाता है। हम अभी पढ़ेंगे डिफरेंट जो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग स्ट्रक्चर आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके साथ साथ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलर सैक है एंड देन एल्वियोलाई है। ये पूरा जो है हम पढ़ेंगे, ओके। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके क्या क्या है,
एक तो कंडक्टिंग जोन, दूसरा रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। और पूरा का पूरा जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें कौन कौन से आपके पार्ट्स आ रहे हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में? रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं? नोज आ रहा है, ठीक है, नोज के साथ साथ फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं जहां ब्रोंक्यूल्स खत्म होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट है, एल्वियोलाई है। ये सारे जो हैं आपके रेस्पिरेटरी सरफेस के आपके पार्ट्स हैं, ठीक है। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई भी डिफरेंट होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ गया, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आता है, एल्वियोलर डक्ट आता है, एल्वियोलर सैक आता है, एल्वियोलाई आता है, ओके। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इसके आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इतना लिख लिया आई थिंक आप लोगों ने। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें आगे, तो स्ट्रक्चरली जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सो स्ट्रक्चरली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे एक है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो रेस्पिरेटरी सिस्टम है स्ट्रक्चर के आधार पर, अपर और लोअर। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर जैसे ट्रैकिया, ये सारी जो है, नहीं नोज फेरिंग्स ये दो ही आते हैं, लैरिंग्स नहीं आएगा। नोज आएगा, फेरिंग्स आएगा और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आएंगे। नोज आएगा, फेरिंग्स आएगा, ये आ जाता है आपका अपर रेस्पिरेटरी सरफेस में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। लंग्स के अंदर ही ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई ये सब आ गया, ठीक है। सो लोअर रेस्पिरेटरी सरफेस में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अपर रेस्पिरेटरी सरफेस में कंडक्टिंग जोन वाले ऑर्गन्स, ठीक है। सो अब उसके आगे अगर अपन बात करें रेस्पिरेटरी जोन की बात करें, तो रेस्पिरेटरी जोन में जो है कुछ टिश्यू मौजूद होते हैं लंग्स में, जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैस का एक्सचेंज होता है। अब उसके आगे बात करें, हाँ, और दूसरी चीज़ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है उसके अंदर जो ब्लड गैस का एक्सचेंज है वो स्टार्ट हो जाता है। गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। ये आपको लिखना है, गैसियस एक्सचेंज starts from respiratory bronchioles। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, ठीक है। ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला आपका ऑर्गन आता है आउटर ऑर्गन, नोज। एक टर्म और लिख लेना आप, क्लारा सेल्स। क्लारा सेल्स, ठीक है। ये जो क्लारा सेल्स हैं ये क्या करते हैं?
सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं और एल्वियोलाई जो है उसको कोलैप्स नहीं होने देते। ठीक है, एल्वियोलाई को ये कोलैप्स नहीं होने देते। दे प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट एंड दे डू नॉट अलाउ एल्वियोलाई टू कोलैप्स। ठीक है, तो प्रिवेंट करते हैं एल्वियोलाई को कोलैप्स करने के क्लारा सेल। अब नोज के बारे में डिवाइड करते हैं। नोज जो है वो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल पोर्शन। नोज के बारे में बात करें तो कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोर्शन। एक्सटर्नल और इंटरनल पोर्शन में नोज को जो है वो डिवाइड किया गया, एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज। ठीक है, एक्सटर्नल नोज की बात करें, एक्सटर्नल नोज। एक्सटर्नल नोज जो होता है वो बाहर से विजिबल होता है, सो इट इज विजिबल आउटसाइड। एक्सटर्नल नोज इज विजिबल आउटसाइड। उसके बाद एक्सटर्नल नोज जो है, जो बाहरी जो नाक की लेयर है वो फ्रेमवर्क होती है एक। ठीक है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क यहाँ पे होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज का फ्रेमवर्क होता है जिससे नोज के स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलता है। कवर्ड बाय मसल एंड स्किन एंड लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। सो इट इज कवर्ड बाय muscles and skin and lined by mucous membrane। ठीक है, स्किन से और मसल से घिरा रहता है और म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग जो है इसमें होती है। ठीक, अब बोन कौन कौन से मौजूद रहते हैं? फ्रंटल बोन मौजूद है आगे की तरफ, नेजल बोन्स मौजूद है, मैक्सिला मौजूद है। ठीक है, बोन्स की बात करें अगर तो फ्रंटल बोन्स मौजूद हैं, फ्रंटल बोन्स के साथ साथ यहाँ पे नेजल बोन्स मौजूद हैं, नेजल बोन्स, और नेजल बोन के साथ साथ यहाँ पे मैक्सिला जो है वो भी मौजूद है। ठीक है, ये तीन प्रकार के यहाँ पे बोन्स जो है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पे मौजूद हैं। ओके, ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पे मौजूद है। बोन्स में फ्रंटल बोन, नेजल बोन और मैक्सिला, ये तीनों मौजूद हैं। आप लोगों ने सुना होगा लोग नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो नोज की जो प्लास्टिक सर्जरी होती है ना उसको राइनोप्लास्टी कहते हैं। आई थिंक आपको पता भी होगा पहले से। नोज की प्लास्टिक सर्जरी को अपन राइनोप्लास्टी कहते हैं। राइनोप्लास्टी, RHINO, राइनोप्लास्टी। इतना मिटाता हूँ, एक्सटर्नल नोज के बारे में तो पता चल गया। अब उसके आगे बात करें, जो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क होता है नोज का, हाँ, जो बोन होता है वो तो हमने समझ लिया कौन कौन से होते हैं। जो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क होता है वो कौन कौन से कार्टिलेज से बना होता है? कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क ये कौन कौन से होता है? कौन कौन से कार्टिलेज से? सबसे पहला होता है सेप्टल नेजल कार्टिलेज। सेप्टल नेजल कार्टिलेज। सेप्टल नेजल कार्टिलेज हमारे दोनों जो नॉस्ट्रल्स हैं उसके बीच में जो
डिवीज़न है वो सेप्टम जो है वो है सेप्टल नेजल कार्टिलेज। वो बोन नहीं है, वो आप अगर उसको दबा के देखोगे वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो वो बोन नहीं है, वो इलास्टिकेटेड है, वो कार्टिलेज है। ठीक है, तो सेप्टल नेजल कार्टिलेज। दूसरा है लेटरल नेजल कार्टिलेज। लेटरल नेजल कार्टिलेज, नाक का ये ऊपरी भाग, ये है लेटरल नेजल कार्टिलेज। ठीक, और थर्ड पार्ट है एलर कार्टिलेज। ये जो हल्का सा फूला हुआ स्ट्रक्चर नाक में नीचे आता है, ये है आपका एलर कार्टिलेज। तो बीच में दोनों नाक के बीच में, मतलब नाक तो एक ही है बट दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में जो डिवीजन है सेप्टम, वो हो गया नेजल सेप्टल कार्टिलेज। ये अपर जो हो गया कार्टिलेज, ये क्या हो गया, लेटरल नेजल कार्टिलेज। और ये जो स्वलन पोर्शन रहता है, थोड़ा उठा हुआ पोर्शन रहता है, दैट इज एलर कार्टिलेज। ठीक है, अब तो एक्सटर्नल नोज जो होता है उसकी दो ओपनिंग्स होती है, जिसको अपन नॉस्ट्रल्स कहते हैं या नेयर्स कहते हैं, आपको पता है ये एक्सटर्नल नेयर्स। नेजल कैविटी, अब नेजल कैविटी के बारे में पढ़े तो नेजल कैविटी अलग अलग भागों में जो है वो डिवाइडेड रहती है। ठीक है, नेजल कैविटी जो है वो 3 रीजन में डिवाइडेड होती है। देखा जाए तो एक नेजल चैम्बर जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, लोअर वेस्टिबुलर रीजन, मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन और अपर ओल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, लोअर वेस्टिबुलर रीजन, मिडिल हो गया रेस्पिरेटरी रीजन और जो फाइनल हो गया अपर ओल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये मिटाते हैं और इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि नेजल चैम्बर जो है 3 रीजन होते हैं उसके। तो ये आपकी नोज, ये आपके नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के अंदर का पूरा भाग नेजल चैम्बर। तो नेजल चैम्बर 3 भाग के। ठीक है, तो नेजल चैम्बर हैज फॉलोइंग 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं नेजल चैम्बर के। ओके, नेजल चैम्बर हैज फॉलोइंग 3 पार्ट्स। सबसे पहले लोअर पार्ट, लोअर मतलब ओपनिंग के सबसे पास, सो लोअर वेस्टिबुलर रीजन। सबसे पहला लोअर रीजन जो होगा दैट इज लोअर वेस्टिबुलर रीजन। ठीक है, वेस्टिबुलर रीजन में क्या होगा, यहाँ पे हेयर्स मौजूद होंगे नोस्ट्रिल्स के अंदर। ठीक है, इट हैज हेयर, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, तो नोज का जो हमारा नेजल चैम्बर है उसका सबसे बाहरी भाग जो होता है वो लोअर चैम्बर होता है, लोअर वेस्टिबुलर रीजन होता है, जहाँ पे हेयर्स मौजूद रहते हैं फिल्ट्रेशन के लिए एयर के, स्वेट ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं और ऑयल ग्लैंड्स जो है मौजूद रहते हैं। इनका काम क्या है, जो एयर अंदर आ रही है उसको फिल्टर करना, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना, मॉइस्ट करना। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, एक्ट एज फिल्टरिंग यूनिट, एक्ट एज फिल्ट्रेशन यूनिट, हवा को फिल्टर करने के लिए जो है ये काम आता है। ठीक है, और बड़े फॉरेन पार्टिकल्स अगर हवा में आते हैं तो जो नेजल हेयर्स हैं, जो नाक के बाल होते हैं, उन जो पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, सो इंट्रैप्स लार्जर फॉरेन पार्टिकल्स एंड डस्ट। दूसरा मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन, मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन, मिडिल जो है वो रेस्पिरेटरी रीजन। मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन जो है वो क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा वस्कुलर होता है, बहुत ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे होती है पिंक या रेडिश कलर की। सो इट इज हाईली वस्कुलर, it is highly vascular and has respiratory membrane, has pinkish or reddish respiratory
मेम्ब्रेन, पिंक कलर का या रेड कलर का रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल है जिस कारण से सब जो है रेड लगता है। उसके बाद इसमें मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन में सीरस सेल और म्यूकस सेल जो है मौजूद रहते हैं। इट हैज सीरस एंड म्यूकस सेल्स। अब म्यूकस तो आप सबको पता ही है, ठीक, बट सीरस जो होता है, सीरस एक वाटरी लिक्विड होता है, लिक्विड ही होता है जिसमें म्यूकस नहीं रहता, ठीक है, पतला सा रहता है, म्यूकस गाढ़ा रहता है। तो सीरस सेल मौजूद रहते हैं और म्यूकस सेल मौजूद होते हैं। सीरस जो है बहुत पतला सा वाटरी लिक्विड होता है और म्यूकस गाढ़ा सा होता है, ठीक है। उसके बाद इट एक्ट एज वार्मिंग यूनिट, मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन एक्ट एज वार्मिंग यूनिट, मतलब हवा जो है उसको बॉडी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर पे लेके आना, ये काम रहता है मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन का, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई जो है काफ़ी हाई रहता है, हाईली वेस्कुलर लिख रखा है तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है यहाँ पे, मतलब रेस्पिरेशन मतलब गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। रेस्पिरेटरी रीजन क्यों बोला गया? ऊपर तो ओल्फैक्टरी चला जाएगा, यहाँ पे नीचे जो है ये ही आगे जाएगा और आगे जाके लंग्स से मिलेगा, तब यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा। अभी लंग्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ नेजल कैविटी की बात हो रही है, ठीक है। फाइनली बात आती है अपर ओल्फैक्टरी रीजन। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एयर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एयर अंदर जाएगा और एयर जो है बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज अभी नहीं होगा। थर्ड आता है अपर ओल्फैक्टरी रीजन। अपर ओल्फैक्टरी रीजन, ओल्फैक्शन मतलब सूंघना। So it has olfactory membrane which appears yellowish brown in color. It has olfactory membrane which appears yellowish brown in color. येलोइश ब्राउन कलर का होता है ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स जो है मौजूद रहते हैं, ग्लैंड मौजूद रहते हैं, बाउमन्स ग्लैंड जो है मौजूद रहता है, ठीक है। सो यहां पे एक और पॉइंट की, बाउमन्स ग्लैंड इज प्रेजेंट। आप साथ ही साथ लिख लेना, बाउमन्स ग्लैंड जो है वो म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। बाउमन्स ग्लैंड जो है वो म्यूकस का सिक्रीशन करता है। उसके बाद इट हैज बेसल सेल्स विच फॉर्म न्यू ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। यहाँ पे बेसल सेल्स जो है मौजूद रहते हैं। बेसल सेल्स क्या करते हैं? नए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स का निर्माण करते हैं। forms new olfactory receptor cells, मतलब ओल्फैक्शन रिसेप्शन करने के लिए, ओल्फैक्शन को, गंध को सूंघने के लिए रिसेप्ट करने के लिए सेल्स जो है उसका फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बेसल सेल्स जो हैं वो करते हैं, ठीक है। ये था आपका टोटल नेजल चैम्बर के 3 पार्ट्स, सबके बारे में पढ़ लिया और रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी, नोज़ के बारे में हमने पढ़ा, एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में। तो यही था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो नेजल चैम्बर वाला पोर्शन था वो इतना ही था। अगले आने वाले वीडियोज़ में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हम रेस्पिरेटरी पूरे ट्री के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ट्री क्या होती है, फेरिंग्स के बारे में, लैरिंग्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लैरिंग्स के कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, तो डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम आगे के जो है डिस्कस करते जाएंगे। आज के वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पे ओवर करते हैं और आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारा वीडियो लेक्चर। तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखिए और जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है रेस्पिरेशन वाले उसको कंटिन्यूटी में देखिए, उसके बाद इसको देखिए। अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले उनको जाके देखिए,
फिर आके इस वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हम कंटिन्यू चल रहे हैं ना, हम कोई नए टॉपिक के साथ चल रहे हैं रोज़, बट अगर आप 1 बाय 1 सबको एक साथ पढ़ेंगे तो आपको पूरा रेस्पिरेशन जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अगले वीडियो लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।